हे जस्ट इमेजिन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू नोटिस कि आपके 1, 2 या 3 नहीं सारे teeth गायब हैं। सो इन सच कंडीशन आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? फर्स्ट, क्या आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी? दूसरा, क्या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई चेंज होगा? तीसरा, क्या आपके माउथ में कोई इन्फेक्शन हो सकता है? सो शेयर, अगर मैं आपसे पहले की बात करूं, पहले केस में आप ठीक से बोल पाएंगे क्या? तो जवाब है नहीं, आप ठीक से नहीं बोल पाएंगे बिकॉज आप जानते हैं कि यार जब हम कुछ बोलते हैं सो एट दैट टाइम हमारे टंग और हमारे टीथ का एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए होता है, तो वो ठीक से नहीं हो पाएगा। आप ट्राई भी कर सकते हैं, राइट? तो इन सच अ केस आपके टंग और टीथ में अगर कनेक्शन नहीं होगा तो आप ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे। सेकंड, क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई चेंज आएगा? तो यस, आपको पता है कि हमारे टीथ जो होते हैं वो हमारी मदद करते हैं हमें च्युए करने में, किसी भी चीज़ को च्युए करने में या फिर उसे डाइजेस्ट करने में। तो अगर कोई टीथ नहीं होंगे तो आप चीज़ों को डाइजेस्ट या फिर ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। सो इन दैट केस आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे होंगे, राइट? और तीसरा, क्या आपके माउथ में इन्फेक्शन हो सकता है? तो हाँ यार, आपको पता है कि आपके टीथ ही हैं जो कि आपके गम्स को प्रोटेक्शन देते हैं, तो अगर को वो नहीं होंगे तो आपके गम्स में इन्फेक्शन हो सकता है। तो देखा आपने, अगर छोटी सी चीज़ हमारी बॉडी में ना हो सो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट? तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं हमारे इस लेक्चर के अंदर। हम पहुंच चुके हैं आपके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के पार्ट 2 की तरफ, जहां पे वी विल बी स्टार्टिंग एंड विल टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट्स माउथ। ओके, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू द सीरीज दैट्स नीट ड्राइव 1.0। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 11th का पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं और साथ ही साथ नीट की भी तैयारी करवा रहे हैं। सो डोंट मिस आउट एनी लेक्चर एंड स्टे ट्यून विद अस टिल द एंड। आइए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस मुलाकात को और लेट अस सी फर्स्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। अभी तक हम बात कर चुके हैं आपके न्यूट्रिएंट्स के बारे में, राइट? इन द फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको काफ़ी डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स बताए थे, जैसे कि हमने बात की थी टाइप्स ऑफ मिनरल्स, टाइप्स ऑफ विटामिन्स, और साथ ही साथ हमने कुछ बातें की थी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में, राइट? आज हम बात करेंगे आपके टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसे कैसे होते हैं, लाइक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। इसके बाद हम मूव कर जाएंगे आपके इंटरनल बॉडी के पास, ठीक है? तो हम एनाटॉमी पढ़ेंगे आपकी बॉडी के अंदर की, कि आपकी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद योर ब्यूटीफुल लिप्स और फिर हम आगे वाले इंटरनल ऑर्गन्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस मुलाकात को। एंड यू कैन सी, है ना, अभी को शायद आप ऐसे हो सकते हैं कि सर इतना बड़ा चैप्टर, इतना हार्ड चैप्टर, मगर कुछ देर बाद आप ऐसे भी हो जाएंगे, है ना, यू विल बी स्माइलिंग। और सबसे पहले यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि डाइजेशन इज़ क्लासिफाइड इनटू केमिकल एंड मैकेनिकल टाइप। क्या मतलब है इसका? देखो, जब आप किसी चीज़ को डाइजेस्ट करते हो ना, लाइक व्हेन यू टेक अ पीस ऑफ अ बर्गर, आपने अगर बर्गर खाया तो बर्गर को आप इनटेक कर रहे हो ना, तो उस बर्गर में पहली चीज़ क्या है? न्यूट्रिएंट्स है जिसको हमें एब्जॉर्ब करना है। दूसरा, उसे एब्जॉर्ब करने से पहले हमें उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो दो तरह के प्रोसेस, जब भी आप कुछ खाते हैं या डाइजेशन के अंदर दो तरह के प्रोसेस चलते हैं, एक तो होता है मैकेनिकल और एक होता है केमिकल। मैकेनिकल में इन्वॉल्व होने वाले हैं टीथ, राइट? जो टीथ हैं वो ब्रेक डाउन करेंगे उस बड़े सब्सटेंस को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, और वहीं दूसरा, जब वो आपके एलिमेंट्री कैनाल से नीचे पास होगा तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम केमिकल डाइजेशन चलने वाला है, जिस केमिकल डाइजेशन में कौन इन्वॉल्व होंगे? एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। कौन इन्वॉल्व होंगे? एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। तो आपके पूरी एलिमेंट्री कैनाल में काफ़ी सारे एंजाइम्स, काफ़ी सारी ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं, तो वो हम ग्रेजुअली पढ़ते हुए चलेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, है ना। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के साथ। तो न्यूट्रिशन क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? इट्स अ मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, है ना, ग्रोथ पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना। अब 4-5 तरह के हमारे पास क्या हैं टाइप्स ऑफ या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये सब आप जानते हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्विकली आई विल एक्सप्लेन टू यू। ओके, फर्स्ट होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें you will see that parasitic nutrition is a type of nutrition in which the organism live on or inside the body of the host and derive its nutrition from without killing them।
तो मान लो अगर कोई एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर कोई पैरासाइट रह रहा है, इस बॉडी पे अगर कोई पैरासाइट है तो वो पैरासाइट जो है वो पहली चीज़ तो इसकी बॉडी के ऊपर रह सकता है या इस पर्सन की बॉडी के अंदर पाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑन या फिर इनसाइड, है ना, और उसी से अपना खाना लेगा, मतलब ये टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, अपने होस्ट के ऊपर। तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन यू विल से ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन द होस्ट, ठीक है। ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन होस्ट, जो ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, अब जो आपके पास पैरासाइट है, उस पैरासाइट की क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए? क्या उस पैरासाइट जो है, क्या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी डेवलप होना चाहिए? नहीं, बिकॉज अगर मान लो किसी एक ह्यूमन ने खाना खाया तो वो ऑलरेडी उसे डाइजेस्ट कर चुका है, अब वो डाइजेस्ट किए हुए फूड को वो पैरासाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसे ज़रूरत ही नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो पहली चीज़ तो इस पैरासाइट के पास कोई कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं चाहिए होगा, तो इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। ये पैरासाइट जो है इसको क्या कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए होगा कुछ खास? तो नहीं, नॉट वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो कोई कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसको नहीं चाहिए होगा, है ना। क्या इसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए होगा? हाँ, बिकॉज इसको अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज़ करना है, तो इसी वजह से इसको हाईली डेवलप्ड, इसके पास क्या होता है, हाईली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ताकि अपनी प्रोजेनी को पागलों की तरह, है ना, फैला के, है ना, एक आया है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये आपकी बॉडी में फैला सके अपनी प्रोजेनी को। दिस इज़ व्हाट इट वांट, ठीक है। लेकिन ये किल नहीं करेगा आपको विदाउट किलिंग इट। सीवियर केस हो सकता है जैसे मान लो आपने ट्रीट ही नहीं किया, है ना, पैरासाइट है बॉडी के अंदर, टेपवॉर्म है, उसे ट्रीट ही नहीं कर रहे हो, तब तो फिर डेथ हो सकती है। मगर जनरली ये किल नहीं करता, बिकॉज ये आप पे डिपेंडेंट है, तो ये क्यों मारेगा? खुद की थाली में छेद तो ना करेगा। ओके, तो ये होता है क्या, पैरासिटिज्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे एक पैरासाइट बॉडी के ऊपर रहेगा या बॉडी के अंदर रहेगा। अगर को बॉडी के ऊपर रह रहा है, इसके टाइप्स की बात करें, अगर को बॉडी के ऊपर रह रहा है तो आप कहोगे एक्टोपैरासाइट, और अगर बॉडी के अंदर है तो एंडोपैरासाइट, ठीक है। तो एक्टोपैरासाइट इज आउटसाइड या ऑन द बॉडी सरफेस, और अगर अंदर है तो एंडो है तो इनसाइड बॉडी, ठीक है। जैसे टेपवॉर्म होते हैं, है ना, टेपवॉर्म जो है वो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपके पास एस्कैरिस हो गए, एस्कैरिसिस, ठीक है। ये आपके पास प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। ये कुछ टिक्स हो गई, यू नो, जुएँ जो होती हैं, तो वो क्या है, वो भी एक तरह का पैरासाइट है जो आपसे न्यूट्रिशन ले रही है और वो आपके बॉडी के ऊपर है, ठीक है। तो बालों में पाई जाती है, तो इट्स लाइक टिक इज ऑल्सो अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा एग्जाम्पल आपका आता है कस्क्यूटा का हो या फिर अमरबेल का हो, है ना, ये आपने देखा होगा। तो ये जो होती है ना कस्क्यूटा, डोडर भी कहते हैं इसको, डोडर, ठीक है। ये येलो कलर की होती हैं, जो कि एक पेड़ के ऊपर अगर आ जाए तो पूरे पेड़ को घेर लेती हैं ऐसे, है ना, और फिर उससे न्यूट्रिशन लेती रहती है धीरे धीरे से, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म। इसके अलावा एलिफेंथियासिस, ये आप देख पा रहे हैं ना, एलिफेंथियासिस, हाथी पाँव जिसे कहते हो, एक बीमारी होती है। इसमें जो वोचेरिया बेनक्रॉफ्टी नाम का जो पैथोजन है वो बॉडी के अंदर जाएगा और वो एक पैरासाइट की तरह ही एक्ट करने वाला है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, और ये उसके टाइप्स हो गए, और इसमें क्या क्या अडेप्टेशन है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप समझ सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका है खाने का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने को खाएगा, है ना, डाइजेस्ट करेगा, उसे इंजेस्ट करेगा, लेकिन हमारी तरह नहीं। जैसे आप हमारी बात करो, हम क्या करते हैं, हम खाने के पीस को अंदर लेते हैं, मस्त से खाया, है ना, मान लो बर्गर पार्टी चल रही है, हमने पीस को अंदर लिया और अंदर ले जाने के बाद उस पर जूस वूस डाले और उसको डाइजेस्ट कर दिया। लेकिन सैप्रोफिटिक में क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म, जैसे मक्खी मान लेते हैं, है ना, एक हाउस फ्लाई, ये हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई है, इसके सामने कुछ खाना रखा है, ठीक है, बढ़िया,
ये खाना हो गया इसका। ये क्या करेगी, ये अपने खाने के ऊपर ना पहले अपने जूसेस को बाहर निकालेगी। इट्स लाइक अज्यूम योर सेल्फ, इस जगह पे अपने आप को रख के देखो कि आपके सामने खाना रखा है, आप उस खाने में पहले अपना सलाइवा डाल रहे हो, फिर उसे मिक्स कर रहे हो एंड देन यू आर इंजेस्टिंग इट। बहुत गंदा है ना, लेकिन ये ऐसी करती है। तो ये जो होती है ये करती क्या है, ये अपने खाने के ऊपर जूस निकालेगी, ये उसे बाहर डाइजेस्ट करेगी। डाइजेशन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी, डाइजेशन इज आउटसाइड, तो बॉडी के बाहर डाइजेशन कर रही है, ठीक है, और फिर उसको इंजेस्ट कर लेगी, देन इंजेस्ट। इसलिए कहते हैं ना कि जिस खाने पे मक्खी बैठ गई उस खाने को मत खाओ, क्योंकि उसने वो खाना झूठा कर दिया है ना, अपने लार्वा डाल दिए होंगे अपने, या इसने उस पर कौन सा पैथोजन ला के डाल दिया, नहीं पता, तो नहीं खाना चाहिए जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है पहले और फिर उसके बाद इंजेक्शन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब देखते हैं सैप्रोफाइट जो होते हैं, दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव एंड फीड अपॉन डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स। तो ये सड़े हुए, मरे हुए, गले हुए खाने पे अपना जो है जनरली अपने खाने को इनटेक करते हैं। तो कैसा, सड़ा हुआ हो सकता है, डेड हो सकता है, वो मरा हुआ हो गया, ठीक है, डिके सड़ा हुआ, और रॉटन दैट इज गला हुआ, ठीक है, दैट इज गला हुआ। तो ऐसे खाने पे जो फीड करते हैं वी कॉल देम ऐसा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें एग्जांपल्स आएंगे आपके, फंगस, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसा करते हैं, मोल्ड्स हो गए, ये एग्जांपल्स होंगे इसमें, ठीक है, मोल्ड्स, कुछ फंगस हो जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट द एग्जांपल्स वी आर हैविंग, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिंपल सी भाषा में फ्रेंडशिप करना, ठीक है, फ्रेंडशिप करना, मतलबी वाली नहीं, सच्ची दोस्ती, यारी, है ना, वो वाली। तो जैसे होता है ना कि हमें भी अपना फ़ायदा देखना होता है। मान लो हमारी बुआ घर पे आ रही है, तो बुआ घर पे आ रही है तो हम क्या देखते हैं, हम उन्हें इज्जत देते हैं बहुत सारा, है ना, हम उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमें पता है बुआ आ रही है बेटा, बहुत पैसा मिलेगा, है ना, तो मस्त उनको काफ़ी इज्जत देते हैं। और फिर लास्ट में जब वो जाती हैं तो फिर बहुत सारे पैसे देके जाती हैं। दिस इज़ लाइक व्हाट वी आर डूइंग द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि हमने उनको इज्जत दी, उन्होंने हमें पैसे दिए। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप वी आर डूइंग, ठीक है। अब ऐसी ये ऑर्गेनिज्म करेंगे कि इसमें ये जो एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे लाइकन का, लिचन जो होता है ना, और एक होता है माइकोराइजा। लिचन जो है ये फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इसमें क्या होगा, एक फंगस होगा और एक एल्गी होगी। अब ये जो एल्गी है, ये आप जानते हैं एल्गी कैसे होती है, फोटोसिंथेटिक, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकती है, ऑटोट्रॉफिक होती है। तो ये आसपास की सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना खाना, तो मतलब इसे CO2 तो मिल चुकी है, एनवायरनमेंट से मिल गई, प्लस में सनलाइट भी मिल चुकी है, पानी नहीं मिला इसको, बिकॉज CO2 प्लस वाटर, तभी तो खाना बनेगा ना। तो इस पर क्या होता है, एक फंगस आके चिपक जाता है, ऐसा एक फंगस आके चिपक जाएगा, ये फंगस है। तो ये फंगस बोलता है कि मैं बहन, मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे लिए ना पानी लेके आता हूँ। तो उसने कहा अच्छा, तो इतना अच्छा है, चल ले आ पानी मेरे लिए। तो इससे पानी ले आया, अब इसे पानी भी मिल गया, तो H2O प्लस में वाटर, और क्या बन जाएगा, फूड बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। तो खाना बन गया मस्त आराम से। फिर ये बोलता है कि देख मैंने तेरी मदद करी, मैंने तुझे पानी दिया, अब बदले में मुझे खाना दे। तब आया इसे समझ में कि भाई तू इतना अच्छा क्यों बन रहा है, फिर बदले में ये इसे थोड़ा सा खाना दे देती है, ठीक है। तो आप देखो ना, दोनों का फ़ायदा हो गया आपस में, दोनों ने फ्रेंडशिप कर ली कि मैं तेरे को पानी ला के दूँगी और तू मेरे को खाना दे दियो, ठीक है। तो इसमें इसका भी फ़ायदा हो गया और इसका भी फ़ायदा हो गया। तो इट इज़ कॉल्ड एज अ सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें एग्जाम्पल क्या है, लाइकन, लाइकन इज़ द एग्जाम्पल, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस ऑल्सो। आते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, बिकॉज होलोजोइक मोड हम भी फॉलो करते हैं और अमीबा भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो समझते हैं क्या होता है इसमें। देखो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे खाना जो होता है ना, वो 5 स्टेप्स में डाइजेस्ट होता है। पहला स्टेप इंजेक्शन, जहाँ पे आप खाने को बॉडी के अंदर इनटेक करोगे। सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन, आप उस खाने को, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल, डिफ्यूजेबल, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तीसरा एसिमिलेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, जब आप उस खाने को ब्लड के अंदर डाल दोगे और टारगेट सेल्स तक पहुंचाओगे। चौथा एसिमिलेशन, जहाँ पे आप उस खाने का इस्तेमाल करके अपने प्रोटोप्लाज्म को, अपनी सेल की ग्रोथ करवाओगे। और लास्ट इजेक्शन, जहाँ पे आप वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर फेंक दोगे।
तो 5 स्टेप्स में जो ऑर्गेनिज्म अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं वी कॉल देम एज अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, देखते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका अमीबा हो गया, ये इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। अरे क्या हो गया, हाँ, ये इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसे कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि 5 स्टेप्स में कंप्लीट करना प्रोसेस को। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज फैगोसाइटोसिस, इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म भी बिना खाने के नहीं रह पाता, बिना डाइजेशन के नहीं रह पाता। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपका प्रोसेस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस मतलब ईटिंग, एक होता है पिनेकोसाइटोसिस मतलब लिक्विड फूड को इनटेक कर रहे हो, सो वी कॉल इट पिनेकोसाइटोसिस। अगर को सॉलिड फूड को इनटेक कर रहे हो सो वी कॉल इट एज अ फैगोसाइटोसिस, ठीक है। स्टेप इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ अमीबा आर, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? पहला स्टेप दैट इज इंजेशन, जहाँ पे ये अपने प्रे, अपने खाने के पास जाएगा विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वी कॉल देम एज अ सूडोपोडिया। तो ये अपने खाने के पास पहुंच गया, पहला स्टेप, ठीक है, जहाँ पे इसने अपने खाने को अंदर ले लिया, दबोच लिया। सेकंड आता है दैट इज डाइजेशन। अब क्या करेगा? अब इसके अमीबा के अंदर कुछ लाइजोजाइम्स होंगे, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, उनकी मदद से ये अपने खाने को ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा। तीसरा स्टेप आएगा इसका एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे ये उस खाने को तोड़ के उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और लास्ट स्टेप फिर आएगा एसिमिलेशन, जहाँ पे ये उस एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट्स को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगा। और लास्ट आएगा इजेशन, जहाँ पे ये उस वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंक देगा विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट हैपन्स इन द केस ऑफ अमीबा। ये सारा डायग्राम आप एक बार लिख लेना, इसको याद कर लेना और जो जो स्टेप्स लिखे हैं उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका ह्यूमंस वाला पार्ट, जहाँ हम देखेंगे कि यार माउथ में कैसे डाइजेशन हो रहा है, आपकी डिफरेंट पार्ट्स में कैसे डाइजेशन हो रहा है। तो नाउ फ्रॉम हेयर वी आर स्टार्टिंग दिस सेशन। और आप देख सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दीज ऑर्गेनिजम्स फीड बाय इंजेस्टिंग द सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन द बॉडी। तो हम पहले खाने को खाएंगे, फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे और फिर उसमें से काम की चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये होता कैसे है? 5 स्टेप्स में होता है। 5 स्टेप मैं सिखा चुका हूँ आपको। पहला स्टेप, रिपीट आफ्टर मी, साथ साथ बोलो एक बार। पहला स्टेप दैट इज इंजेशन, खाने को बॉडी के अंदर इंजेस्ट करना। दूसरा स्टेप दैट इज डाइजेशन, उसको तोड़ देना। तोड़ने का मतलब क्या है कि मान लो एक बड़ा सा आपके पास कोई बर्गर का पीस था, तो आपने इसको, ये कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स बोले तो इसमें न्यूक्लिक एसिड हैं, इसमें पॉलीसेकेराइड्स हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है। इसको सिंपल फूड में तोड़ देना, छोटे छोटे पीसेस में इसको तोड़ देना, दैट इज सिंपल फॉर्म। और वो सिंपल फॉर्म भी कैसी होगी? वो होगी डिफ्यूजेबल फॉर्म, ताकि उसको हम ब्लड सेल्स के अंदर डिफ्यूज कर सकें, या एब्जॉर्बेबल, ठीक है, उसे हम एब्जॉर्ब कर पाएँ, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज डाइजेशन। फिर आएगा एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे हम उस खाने को जिसको हमने डाइजेस्ट किया है उसे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवा देंगे इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यू कैन सी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर आएगा एसिमिलेशन, जहाँ पे हम उस खाने को इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोटोप्लाज्म को ग्रो करने के लिए। तो यूजिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर ग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे और लास्ट जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो ये सिंपल है भाई, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे अंदर भी ये होता है। तो ये स्लाइड इसके बारे में थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, आपके पूरे बॉडी के ये सारे स्ट्रक्चर्स को लेके, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स को लेके। तो अब देखते हैं कि यार हमारी पूरी बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। ओके, देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करता है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें 2 पार्ट्स आते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक आता है एलिमेंट्री कैनाल, या इसी को आप जीआई ट्रैक्ट भी कहते हो, और जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? दैट इज एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। सेकेंड इज एसेसरी ग्लैंड्स। किसमें सर क्या आएगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले की अगर हम बात करें जो कि है आपका एलिमेंट्री कैनाल, इसमें हम स्टार्ट करते हैं विद योर माउथ। ऑल्दो इट स्टार्ट्स विद योर माउथ, जिसमें आपके सबसे पहले क्या आते हैं? ब्यूटीफुल लिप्स आते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माउथ के बाद हमें मिलता है बकल कैविटी,
बकल कैविटी के बाद आपको मिलेगी ईसोफेगस, सॉरी इसके बाद मिलेगा आपको फेरिंग्स, सो सॉरी फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आएगा आपका स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपकी आती है लार्ज इंटेस्टाइन जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कॉलोन, तीसरा होता है रेक्टम। ठीक है, सीकम, कॉलोन या सिग्मॉइड आप कह सकते हो, रेक्टम तो बाद में आएगा, सिग्मॉइड। इन तीनों को मिला के बनती है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके अलावा इसके लास्ट में क्या आएगा, एनल कैनाल, एनस एंड एनल कैनाल और रेक्टम। ठीक है, तो ये चीज़ें ये जो है, ये सीक्वेंस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज़ व्हाट आर द थिंग्स जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में या इस पूरी ट्यूब के अंदर पाई जाती हैं। डन है। दूसरा क्या आपके पास एसेसरी ग्लैंड्स, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आपके आती हैं सलाइवरी ग्लैंड, इसमें आपका आता है गॉल ब्लैडर एंड लिवर, लिवर एंड गॉल ब्लैडर, और उसके अलावा इसमें आता है पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास। नाउ क्या है ये, तो एलिमेंट्री कैनाल तो देखो एक बड़ा सा पाइप है, मान लो एक लंबा सा पाइप जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है और वही पाइप जो है उसी के अंदर सारा डाइजेशन होने वाला है, सारा इनपुट हम उसी के अंदर देने वाले हैं। दूसरा है एसेसरी ग्लैंड्स, ये वो ग्लैंड्स होती हैं जो डायरेक्टली डाइजेशन नहीं कर रही हैं लेकिन डाइजेशन में हेल्प ज़रूर कर रही हैं, बाय रिलीजिंग सम हार्मोन्स, बाय रिलीजिंग सम एंजाइम्स, बाय रिलीजिंग सम जूस। ठीक है, तो ये हेल्प करती है किसमें, डाइजेशन के प्रोसेस में, और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है डाइजेशन के प्रोसेस में। ओके, तो आई होप कि ये 2 पार्ट्स जो हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के आपको क्लियर हो चुके होंगे। ओके, तो अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको सीक्वेंस बता दूं कि हम कैसे और क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये जो ट्यूब हमारी बॉडी के अंदर है ना, हम सबसे पहले माउथ वाउथ सब बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इस ट्यूब को उठाएंगे और इस ट्यूब की हिस्टोलॉजी जानेंगे। हिस्टोलॉजी क्या होता है सर, हिस्टोलॉजी, लॉजी मतलब टू स्टडी समथिंग, हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, तो इसके टिश्यू की बात करेंगे कि ये जो पतला सा पाइप है, क्या ये पाइप एक पतला सा पाइप होगा, नहीं, इसको बहुत सारी प्रोटेक्शंस दी गई होंगी, है, इट इज़ ए इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो इसमें कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं, 4 तरह की लेयर्स होंगी, बाहर वाली सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। तो ये जो लेयर्स है ना, इन लेयर्स को हम पढ़ेंगे। ओके, और मैं साथ साथ आपको ये भी बताता हुआ चलूँगा कि हर एक लेयर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में उस पर्टिकुलर लेयर के बारे में कौन सी इंपॉर्टेंट बात है वो भी हम साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। तो ध्यान रखना, शायद आपको ये पहला वाला पार्ट समझ में ना आए, लेकिन इसको बस जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको एज इट इज़ लिख लो, फिर जब हम सेशन के दौरान आगे बढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बार बार इसी वाले स्लाइड पे लेके आऊँगा और चीज़ों को याद कराता रहूँगा। तो इट्स अ बेस्ट वे टू लर्न, मतलब लाइक चैप्टर भी आपको साथ साथ याद हो रहा होगा और आपको इंटरेस्ट भी या फिर आपको समझ में भी आने लगेगा। तो वही बात है, मतलब कि मस्ती भी और मार्क्स भी, है ना। तो ऐसे पढ़ते हैं हम इस चीज़ को, जनरली मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस, है ना, देखते हैं, घबराना नहीं है ना, सब कुछ करेंगे और कुछ कुछ मज़ेदार इमेजेस भी हम देखते हुए चलेंगे। ये आपकी बॉडी का डाइसेक्शन व्यू है ना, जब व्हेन यू एंटर इन द एमबीबीएस तो आप कैडेवर जो होता है, एक लाश जो होती है उसे आप देखते हो, तो सिमिलरली ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है वहाँ पे। तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, हम इसको ऐसे डायग्रामेटिकल व्यू में पढ़ेंगे, सुंदर सा, प्यारा सा, है ना, खूबसूरत सा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कुछ लोग तो देखते ही बेहोश हो जाते हैं इस चीज़ को, है ना। तो दैट्स इट, देखना चाहो तो देख लो, वरना स्किप कर दो, आगे आ जाओ। एंड दिस इज़ व्हाट द कैडेवर, ये एक म्यूज़ियम में मैं गया था तो वहाँ मुझे फ़ोटो मिली थी, तो दिस इज़ व्हाट, ऐसी एक फ़ोटो मतलब मेरे पास थी, कोई और है, ये तो नेट से मिली है। दिस इज़ द इमेज ऑफ अ कैडेवर, जहाँ पे ये एलिमेंट्री कैनाल आपको दिखाई हुई है। ठीक है, 9 मीटर लंबी जितनी आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, और डेथ के बाद इसकी लेंथ बढ़ती भी है। इट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जब एक कोई पर्सन जिसकी डेथ होती है तो उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल या उसकी मसल्स जो है ना वो स्वेल करना स्टार्ट कर देती हैं, वो फूलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि एक लाश की जो साइज़ है ना, डेथ के बाद इंसान का साइज़ हल्का सा कुछ सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा उसकी बॉडी फूलने भी लग जाती है, जस्ट बिकॉज उसकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जो है वो गैसेज रिलीज़ कर रहे हैं और साथ में उसकी मसल्स खुल रही हैं, इसलिए वो लंबी होती जाती है। सबसे पहले माउथ से शुरू करेंगे। माउथ में हम लिखते हैं कौन कौन से पार्ट आते हैं। ठीक है, लेट अस राइट कौन कौन से पार्ट्स होते हैं।
बट क्या हम माउथ की भी हिस्टोलॉजी पढ़ सकते हैं? देखो आपको पता है कि हमारी स्टार्टिंग में जर्म लेयर्स थी, है ना, आपकी सबसे पहले एंडोडम, देन मीजोडम एंड देन एक्टोडम, 3 जर्म लेयर्स होती है। तो इसमें से माउथ या बकल कैविटी कौन सी जर्म लेयर से बनी हुई है वो लिखते हैं यहाँ पे। तो एक नोट पॉइंट है जो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, दैट इज जो हार्ड पैलेट है ना, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, लाइक यू कैन डू यू कैन फील इट, कि अगर आप अपनी टंग को ऐसे ऊपर उठाओगे तो आपको जो फील होगा ना, दैट हार्ड सब्सटेंस और द रूफ जो है उसे आप कहते हो पैलेट। तो अप टू हार्ड पैलेट ये सारा बना हुआ है आपकी एक्टोडर्म से। फिर आता है आपका सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो है ये बना हुआ है आपकी एंडोडर्म से। फिर सॉफ्ट पैलेट के बाद आपका जो नीचे वाला पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल छोड़ दो, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर लास्ट में जो एनल कैनाल आएगी, एनल कैनाल और एनस जो है ये अगेन बना हुआ है एक्टोडर्म से। और इसके अलावा जो टीथ होते हैं आपके माउथ के अंदर, वो टीथ बने होते हैं एक्टो मीजोडर्म से, मीजोडर्मल। तो ये एक नोट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि आपके माउथ का कौन सा वाला पार्ट किससे बना हुआ है, कौन सी जर्म लेयर से बना हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे माउथ में या बकल कैविटी में क्या क्या होता है। तो इट्स अ स्मॉल स्लिट ऑफ ओपनिंग, है ना, एक छोटी सी स्लिट है जहाँ से हम खाने को इनटेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट इंक्लूड्स द बकोफेरेंजियल कैविटी विच इंक्लूड्स द बकल कैविटी एंड फेरिंग्स, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। बट सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है आपके इस बकल कैविटी के अंदर, वो है आपके लिप्स। लिप्स इज़ द फर्स्ट पार्ट जो आता है इसमें, ठीक है। लिप्स के बाद इसके अलावा और क्या होगा आपके माउथ में, आप खुद फील करके बताओ मुझे। लिप्स के अलावा और क्या होगा आपके माउथ के अंदर? आपके पास टंग है, टीथ है ना। इसके अलावा अगर आप अपनी टंग को ऊपर लेके जाओगे तो आपको ऊपर की तरफ छत दिख रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज पैलेट, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी टंग को अगर ऊपर करेंगे तो एक पतली सी तार है जो आपके फ्लोर और आपकी टंग को बीच में जोड़ के रख रही है, उसे आप कहते हो फ्रेनुलम। और लिप्स हो गए, है ना। लिप्स और टीथ के बीच में एक स्पेस है, उस स्पेस को आप कहते हो वेस्टिब्यूल, ठीक है। अंदर की तरफ जाओगे तो एक बेल दिखेगी आपको। हैव यू सीन द टॉम एंड जेरी? टॉम एंड जेरी में जो अंदर की तरफ बेल जो होती है वैसे वाइब्रेट करती है जब जो टॉम चिल्लाता है ना, तो वो जो वाइब्रेट करने वाला पार्ट है उसे आप कहते हो यूव्यूला। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। तो सारे पार्ट्स हम लिखेंगे, मगर एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ देखते हैं इसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं। तो माउथ के अंदर 2 पार्ट लिख रहा हूँ मैं आपके, एक वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है? इट इज़ द गैप बिटवीन लिप्स एंड टीथ। टीथ और लिप के बीच में आप देखो ना एक स्पेस होता है, आप लिप्स को ऊपर कर सकते हो तो बीच में स्पेस है, उसे आप कहते हो वेस्टिब्यूल। और दूसरा पार्ट जो आपका आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी बक्कल कैविटी। तो माउथ में कौन से 2 पार्ट हैं? एक है वेस्टिब्यूल और एक है बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में आप अंदर आ जाओगे, अंदर क्या क्या मिलेगा उसको देखते हैं एक बार, ठीक है। तो बक्कल कैविटी और वेस्टिब्यूल ये माउथ के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, जिसमें से वो स्पेस आप समझ चुके हैं। देखते हैं बक्कल कैविटी में क्या आएगा। तो बक्कल कैविटी का अगर मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊँ तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इस तरीके से, जहाँ पे सबसे पहले आएंगे आपके लिप्स, ठीक है। इसके अलावा ये हो जाएगी नोस्ट्रिल्स, तो लेबल कर लेते हैं, ये हो गई नोस्ट्रिल, ये हो गई नेज़ल कैविटी, नीचे आओगे तो यहाँ मिलेगी बाहर वाला। आगे की तरफ क्या होता है? विंड पाइप, जहाँ से हवा जा रही है। पीछे की तरफ क्या होता है आपका? फूड पाइप। और सबसे पीछे क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो आगे वाला कौन है? जिसे आप कहते हो ग्लोटिस। ग्लोटिस या फिर विंड पाइप, ट्रैकिया भी कहते हो उसको। और पीछे वाला कौन है? गुलेट, जिसे आप ईसोफेगस भी कहते हो या फूड पाइप कहते हो, ठीक है। इसके अलावा अब आपकी बक्कल कैविटी में आते हैं। तो बक्कल कैविटी में आपको पहले दिखेंगे आपके लिप्स, ठीक है। लिप्स के बाद आपको यहाँ पे एक छत दिखेगी, जिसमें से आगे वाली छत थोड़ी सी रफ है, तो इस वाली छत को आप नाम देते हो पैलेट, दैट इज हार्ड पैलेट। और जो पीछे वाली छत है इसे आप नाम देते हो सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट।
अब सॉफ्ट पैलेट के पीछे की जो एक्सटेंशन है वो क्या करती है, एक बेल बना लेती है। इस बेल को आप कहते हो यूव्यूला, ठीक है, यूव्यूला, ठीक है। इसी को वेलम भी कहते हैं, वेलम पैलेटाई, ठीक है, वेलम पैलेटाई। इसके अलावा नीचे आओगे तो नीचे आपको दिखेगी आपकी टंग, ये हो गई टंग, और टंग के नीचे क्या होंगे, स्लाइवरी ग्लैंड्स होंगी जो स्लाइवा सिक्रीट करेंगी। तो ये हो गई ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। एनीथिंग विच इज़ लेफ्ट हियर, स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गई, यूव्यूला, सॉफ्ट हार्ड पैलेट, टंग हो गया, और कुछ और पार्ट्स आएंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टॉक अबाउट द माउथ हियर। माउथ जो है ये कौन सी वाली टिश्यू से लाइन करता है आपके माउथ, आपके माउथ में टिश्यू पाया जाता है विच इज़ नॉन कैराटिनाइज्ड, नॉन कैराटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना, नॉट स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे आते हैं एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द टंग, लेकिन उससे पहले काम करते हैं पैलेट को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि पैलेट क्या होता है। तो ये जो ऊपर वाला हार्ड सब्सटेंस है पैलेट, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम टंग की बात करेंगे। हमें क्या पढ़ना है, हमारे माउथ बकल कैविटी में मेजरली हमें टीथ पढ़ने हैं, मेजरली डिटेल में हमें टंग पढ़नी है, और हमें साथ में बात करनी है आपके स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में। ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। लेट मी एड फ्यू स्लाइड्स हियर। सो नाउ लेट अस सी, लेट अस टॉक अबाउट द पैलेट। तो अगर मैं आपको वापस से अपनी बकल कैविटी बना के दिखाऊं, तो इस बक्कल कैविटी में क्या क्या आ रहा है, लेट्स मेक अ लिस्ट हियर। तो इसमें आपके आते हैं लिप्स, सबसे पहले लिप्स के बाद आपके आ जाएंगे टीथ, टीथ के अलावा इसमें आ जाएगी टंग, टंग के अलावा इसमें आपका आ जाएगा दैट इज़ टंग को और नीचे वाले फ्लोर को जोड़ के रखता है फ्रेनुलम, आगे इमेज दिखा दूंगा, फ्रेनुलम आ जाएगा। 5th पार्ट इसमें आएगा पैलेट, जो पैलेट 2 तरह का होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। 6th पार्ट जो है आपके माउथ के अंदर आ जाएगा, दैट इज़ योर स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, है ना। इसके अलावा 7th हायोइड बोन, ये होती है हायोइड बोन, ठीक है, जो कि आपके टंग को पीछे से जोड़ के रखती है। तो अभी पढ़े रेड कलर की, दिस रेड कलर इज द कॉल्ड एज अ हायोइड बोन, जो अगेन माउथ की बकल कैविटी का ही पार्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा 8th पार्ट जो आएगा आपके माउथ के अंदर, और क्या होता है फील करो, पैलेट हो गया, टंग हो गई, देन टंग के ऊपर क्या है, टेस्ट बर्ड्स हैं या पैपिला हैं, पैपिला हम पढ़ेंगे, वो आ जाएंगे। इसके अलावा और क्या होता है टंग के अंदर, तो वेस्टिबुल हमने लिखा, क्या नहीं लिखा, वेस्टिबुल जो गैप है। इसके अलावा गम्स आ जाएंगे, जिसे आप कहते हो जिंजिवा, जिंजिवा या गम, ठीक है। 11th जो आ जाएगा, जो बोन, 2 तरह की बोन्स होती हैं आपके इसमें, एक को आप कहते हो मैक्सिलरी और एक को आप कहते हो पैलेंटाइन, ठीक है। जो आपका हार्ड पैलेट है ना, वो पैलेट इन 2 तरह की बोन से बना होता है, तो उसको पैलेट में लिख लेंगे, यहाँ से मिटा लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स आपके सिर्फ और सिर्फ बकल कैविटी में, शायद आपको याद भी ना, मतलब पता भी नहीं होंगे, हालांकि बकल कैविटी आपके पास बचपन से है, लेकिन इतने सारे पार्ट आपके बकल कैविटी में आते हैं। तो ये सारे पार्ट बकल कैविटी के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको पैलेट के बारे में। लेट अस राइट और लेट अस टॉक अबाउट पैलेट। पैलेट क्या है आपके पास, मैंने आपको बताया कि ये 2 बोन से बना होता है, मेड अप ऑफ पैलेंटाइन एंड मैक्सिलरी बोन। एक और बात ध्यान रखना कि ऊपर वाला जो जॉ है उसे आप कहते हो मैक्सिलरी, नीचे वाला जो जॉ है उसे आप कहते हो मैंडिबुलर, ठीक है। तो मैक्सिलरी और पैलेंटाइन बोन से बना होता है। इसके अलावा जो पैलेट है, इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ बकल कैविटी, रूफ मतलब छत, ठीक है। तो आपकी बकल कैविटी की छत कौन बना रहा है, यही बना रहा है, ठीक है। तो इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द बकल कैविटी। अब अगर हम बात करें तो 2 टाइप का होगा ये पैलेट, एक को आप कहते हो पोस्ट एंटीरियर हार्ड पैलेट,
और एक होता है पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। एंटीरियर मतलब आगे वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। पीछे वाला कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, आगे वाला हार्ड होता है। आप फील भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो आगे वाला हार्ड पैलेट है, इस पे आपको मिल जाएंगे, इट इज़ अ काइंड ऑफ, कह सकते हो कि ये जो हार्ड पैलेट है इसमें रुगे पाए जाते हैं। तो इट हैज़ द ट्रांसवर्स रिजेस, और ये जो ट्रांसवर्स रिजेस हैं ये क्या बनाती हैं? रुगे बनाती हैं। हमारे में ये रुगे बहुत माइन्यूट से होंगे, मतलब आप फील करोगे तो आपको हल्का सा रफनेस दिख जाएगी ऊपर। ये फूड को मैस्टिकेट करने के लिए होती है ना, लेकिन ये रफनेस प्रोवाइड करता है। लेकिन यही रफनेस अगर आप बात करोगे कार्निवोरस के अंदर, कार्निवोरस में ये रफनेस जो है प्रोमिनेंट होती है। कार्निवोरस में प्रोमिनेंट रफनेस आपको फील हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हार्ड पैलेट, आगे वाला पार्ट है। पीछे वाले सॉफ्ट की बात करें तो ये क्या होता है? इसकी एक्सटेंशन जो होती है, इसकी एक्सटेंशन बनाती है क्या? यूव्यूला, या जिसको आप वेलम कहते हो, वेलम पैलेटाई। तो वेलम पैलेटाई या यूव्यूला जो पीछे बेल लाइक स्ट्रक्चर है, काम क्या होता है इसका? तो इसका काम होता है कि इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन नेजल कैविटी। इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी में ये खाने की एंट्री नहीं होने देता। मान लो अगर आप खाना खा रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक पी, कई बार क्या होता है कोल्ड ड्रिंक हमारी नाक से बाहर आ जाती है। क्यों? बिकॉज हमने कोल्ड ड्रिंक को इनटेक किया तो दो ओपनिंग है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। नीचे जाएगा फूड पाइप, ऊपर जाएगा नेजल कैविटी। तो खाना ऊपर ना जाए, इस वजह से ये आपकी नेजल कैविटी को ब्लॉक कर देती है। कौन? यूव्यूला। ये काम होता है इसका, ठीक है। बाकी इसी को आप पुलिसमैन भी कहते हो, है ना, या नॉट पुलिसमैन, पुलिसमैन अलग होगा। हाँ, सिंपली ये आपका यूव्यूला हो गया। और ये किससे कवर्ड हो रखा होता है? इट इज़ कवर्ड बाय लिम्फॉइड टिश्यू, कवर्ड बाय लिम्फॉइड टॉन्सिल्स, ठीक है। इसके आसपास आपको लिम्फॉइड टॉन्सिल्स मिल जाएंगे जो इसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं आपस में, ठीक है। टॉम एंड जेरी में जो है ना, टॉम चिल्लाता है तो वो वाइब्रेट करता है, वही वाला पार्ट है। फाइन। किसकी एक्सटेंशन है ये? सॉफ्ट पैलेट की एक्सटेंशन है। तो वी आर डन विद दिस पैलेट हेयर। अब पैलेट के बाद हम मूव कर जाते हैं डायरेक्टली किसके पास? लेट्स टॉक अबाउट द टंग। तो टंग और टीथ हमें दो पार्ट पढ़ने हैं, तो स्टार्टिंग विद टंग हेयर, ठीक है। ध्यान से देखना क्या है ये टंग। तो ऑक्यूपाई फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, है ना। टंग जो है ये आपका एक मस्कुलर वॉलेंट्री, मस्कुलर वॉलेंट्री मतलब आपके कंट्रोल में, कहते हैं ना कि तेरी जवान बहुत ज़्यादा चलती है ना। तो वॉलेंट्री मस्कुलर ऑर्गन है, फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है। तो आप कहोगे इट इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन दैट ऑक्यूपाई द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये माउथ के फ्लोर पे रहता है। इट इज़ फ्लैट, वॉलेंट्री एंड सेंसरी इन फंक्शन। तो वॉलेंट्री है, फ्लैट है और सेंसरी है। इसके अलावा मस्कुलर भी है, इसके अलावा मस्कुलर भी है। कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे एक और पॉइंट आप कह सकते हो कि ये जो टंग है ना, इस टंग के ऊपर, जैसे मान लो ये टंग है, इस टंग पे एक लाइन बनी पड़ी है। ये लाइन टंग को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करती है। इस लाइन को आप कहते हो सुल्कस टर्मिनलिस। तो सुल्कस टर्मिनलिस सेपरेट टंग इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। ये आपकी टंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे होता है एक लिंगुअल फ्रेनुलम। क्या है ये लिंगुअल फ्रेनुलम? ये आप देख पा रहे हो, टंग और नीचे वाली फ्लोर, इसको जोड़ती हुई एक पतली सी तार। दिस तार इज कॉल्ड एज लिंगुअल फ्रेनुलम विच रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ टंग। जो आपकी टंग की, भाई आपकी जीभ कितनी भी बाहर ना निकल जाए, इससे कौन बचा रहा है? ये तार बचा रही है, ठीक है। तो आप कहोगे लिंगुअल फ्रेनुलम जो है इट इज़ अटैच टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग, अटैच टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग। ये टंग के आगे वाले पार्ट पे अटैच हो रखा है, ठीक है। आगे वाले टंग की जो आगे वाला पार्ट है उसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है।
इसके अलावा हम टंग की बात करें तो टंग इज़ फ्री फ्रॉम एंटीरियर, या आप कह सकते हो कि इट लिंगुअल फ्रेनुलम अटैच टू द बेसल पार्ट ऑफ टंग। ठीक है, यहाँ पे बेसल लिख लो, बेसल पार्ट ऑफ टंग। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हो टंग इज फ्री फ्रॉम एंटीरियर एंड अटैच टू हायोइड बोन फ्रॉम पोस्टीरियर। ठीक है, पीछे से ये हायोइड बोन से जुड़ी हुई है और आगे से लिंगुअल फ्रेनुलम से या फिर फ्री है मूव करने के लिए। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स अबाउट योर टंग। अब बात करते हैं कि आपकी टंग पे क्या क्या पाए जाते हैं। तो आपकी टंग पे पाए जाते हैं पैपिला। ठीक है, वो पैपिला क्या है आइए उसको समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द पैपिला। तो अगर हम बात करें टंग के जो सरफेस है, अपर सरफेस एंड द लेटरल सरफेस ऑफ द टंग इज कवर्ड विद द पैपिला। पैपिला क्या है, कुछ प्रोजेक्शंस है। इट्स लाइक आपकी जो टंग है ना वो स्मूथ नहीं है, चिकनी नहीं है। इफ़ यू विल फील, और अगर आप अपने फिंगर को उस पर लगाओगे तो यू विल फील अ काइंड ऑफ अ रफनेस देयर। तो वो रफनेस जो है वो किससे आ रही है, वो आ रही है पैपिला से। ठीक है, तो इट्स लाइक इफ दिस इज द टंग, तो इस टंग पे ऐसे पतले पतले से पैपिला पाए जाएंगे। मैनी पैपिला कंटेन्स अ टेस्ट बर्ड। कुछ पैपिला के पास टेस्ट बर्ड होते हैं, कुछ के पास नहीं होते। टेस्ट बर्ड्स अलग हैं, पैपिला अलग हैं। पैपिला के अंदर टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, लेकिन क्या सभी पैपिला के पास टेस्ट बर्ड्स हैं? नहीं, कुछ पैपिला के पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? गस्टेशन के लिए। गस्टेशन मतलब क्या होता है? टेस्ट करने के लिए। ओके, सम पैपिला जो है लैक टेस्ट बर्ड्स बट कंटेन्स द रिसेप्टर्स फॉर टच एंड इंक्रीज द फ्रिक्शन ऑफ द टंग फॉर द फूड। तो कुछ पैपिला जो है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिनमें टेस्ट बर्ड नहीं होते, वो या तो टच के रिसेप्टर्स कंटेन करेंगे या फिर वो रफनेस प्रोवाइड करेंगे ताकि फूड ईजिली मेस्टिकेट हो पाए। ठीक है, बात करते हैं इन पैपिला के किस किस टाइप के होते हैं ये पैपिला। तो 4 तरह के होते हैं पैपिला। पहले वाले को आप कहते हो सर्कमवैलिड, दूसरे होते हैं फिलीफॉर्म, तीसरे होते हैं फंजीफॉर्म, चौथे होते हैं आपके फॉलिएट। ठीक है, पहले की बात करते हैं सर्कमवैलिड जो होते हैं, ये वाले पैपिला मैक्सिमम इन नंबर होते हैं, लार्जेस्ट इन नंबर होते हैं, लार्ज इन साइज, बड़े बड़े होते हैं मगर नंबर में कम होते हैं। मिनिमम इन नंबर में कम है लेकिन साइज़ बड़ा है। फिलीफॉर्म जो है ये छोटे हैं साइज़ में, साइज़ स्मॉल है बट मैक्सिमम इन नंबर है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फंजीफॉर्म जो है ये मॉडरेट है मगर इनके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, दे हैव टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, और फॉलिएट जो होते हैं ये कंडीशनल है, मतलब ये जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है या बचपन में हमारे पास थे अब हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशनल है, मतलब इन चाइल्डहुड होता ना, हमें बचपन का कुछ टेस्ट, जो चीज़ हमें बचपन में पसंद थी वो अब पसंद नहीं है। जैसे मान लो आपको कोई चिप्स है जो बचपन में बहुत पसंद थे, अब आपको पसंद नहीं है, क्यों? बिकॉज आपके टेस्ट बर्ड्स चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो चाइल्डहुड में ये प्रेजेंट है या प्रेग्नेंट वुमेन में ये एब्सेंट होते हैं। जब आपको फीवर होता है तो उस टाइम पे ये खत्म हो जाते हैं कुछ टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, अच्छा, तो सर्कुलेट, क्या इसके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं? यस, इसके पास भी टेस्ट बर्ड होते हैं। इसके पास टेस्ट बर्ड नहीं होते, इन वाले पैपिला के पास टेस्ट बर्ड नहीं होते। तीसरे के पास होते हैं, चौथे वाले तो वैसे ही डिजनरेट कर जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये आपके पास टंग है, इसमें से ये जो गोल गोल से आप देख पा रहे हैं दीज आर सर्कमवैलिड, इसके अलावा इस पूरी टंग के सरफेस पे पाए जाएंगे आपके फंजीफॉर्म, और यहाँ साइड में आपके पाए जाएंगे फिलीफॉर्म। ठीक है, या इनफैक्ट यहाँ पे आप पाए जाएंगे आपके फिलीफॉर्म और वहाँ पाए जाएंगे फंजीफॉर्म। ठीक है, ये है फिलीफॉर्म और ये है फंजीफॉर्म। अरे ठीक है, तो दीज आर फिलीफॉर्म, दीज आर फंजीफॉर्म। और फॉलिएट कहीं यहाँ साइड में होते हैं, यहाँ होते हैं फॉलिएट। ठीक है, यहाँ होते हैं फॉलिएट।
कोने में, और पीछे वाला पार्ट हुआ है, और ये लाइन क्या है, ये है सुल्कस टर्मिनलिस। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस टंग वाला पार्ट, जहाँ पे हमने टेस्ट बर्ड्स जान लिए कौन कौन से होते हैं। हमने बात कर ली कि ये पेपिला किस किस टाइप के होते हैं और इसके फंक्शंस, हम फंक्शंस लिख लेते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। एक बात तो मैंने लिखी यहाँ पे, एंकाइलोग्लोसिया क्या होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें ये लिंगुअल फ्रेनुलम छोटी रह जाती है, जिस वजह से वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ एंकाइलोग्लोसिया। ओके, नाउ पेपिला की मैं जो बात कर रहा था, पेपिला इज लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द टंग। ये प्रोजेक्शंस ना हमारे अंदर तो बहुत कम है, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। जैसे शेर है, अगर शेर आपके हाथ पे ऐसे एक बार जीभ मार देना तो आपकी स्किन छिल जाएगी, क्योंकि उसके पेपिला ना बहुत शार्प होते हैं। ये देखो कितने शार्प पेपिला लेके बैठा हुआ है ये, कांटे कांटे से। ठीक है, टंग आप देखते हैं कि जो स्नेक है उसके पास तो होता ही नहीं है, उसके पास तो फॉर्क शेप की टंग होती है। ठीक है, जो जिराफ है उसकी टंग कैसी होती है, ब्लैक रंग की होती है, एंड कहते हैं कि ये अपनी नाक भी साफ़ कर सकती है, इतनी लंबी होती है इसकी टंग। और लास्ट कमेलियन की टंग जो होती है वो उसके बॉडी के साइज़ से भी ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, तो कुछ टंग के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वो आपको मैंने बता दिए। आगे आते हैं, जो टंग के ऊपर टंग के फंक्शंस क्या है वो लिखते हैं। और टेस्ट बर्ड के बारे में, कौन टेस्ट बर्ड्स, वैसे तो हम बोलते हैं कि यार जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो आपके टंग पे अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है। लेकिन फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो पूरी टंग पे फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्वीट वाला टेस्ट बर्ड है, यहाँ बिटर वाला टेस्ट बर्ड है, वहाँ पे सॉल्टी टेस्ट बर्ड है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो पूरी टंग पे फैले हुए हैं। ओके, तो पीछे की तरफ बिटर, साइड में सॉर, यहाँ पे स्वीट, टिप पे साइड में सॉल्टी, और बीच में उमामी। उमामी टेस्ट कौन सा होता है, इमली वाला। ठीक है, मतलब कोई भी एक ऐसा टेस्ट जिसको देख के आपके मुंह में पानी आ जाए, दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज उमामी। लाइक छोले भटूरे का टेस्ट हो गया है, दिस काइंड ऑफ टेस्ट। ओके, तो ये टेस्ट बर्ड्स फैले हुए हैं, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है। मगर हम जानते हैं कि टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो फैले नहीं होते हैं, सेपरेट नहीं हो रखे होते हैं, वो पूरी टंग पे फैले हुए होते हैं। अब लिखते हैं फंक्शंस ऑफ द टंग। क्या फंक्शंस होते हैं टंग के? पहला काम होता है इसका मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, खाने को टड़क 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 करके ऐसे उसको मिला देना, उसकी खिचड़ी बनाना। ठीक है, जब आप खाना खाते हो अंदर माउथ के अंदर तो उसकी पूरी खिचड़ी सी बन जाती है, तो उसको मूव कौन करवाता है, कॉन्स्टेंटली एजिटेट कौन करवाता है, तो वो है टंग। दूसरा काम होता है स्पीक, पटर 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 कुछ कुछ बोलते रहते हैं, है ना। तो स्पीकिंग में कौन हेल्प करती है, आपकी टंग हेल्प करती है। टीथ भी हेल्प करता है, मगर टंग जो है स्पीकिंग में हेल्प करती है। तीसरा काम होता है गस्टेटिंग ऑर्गन या गस्टेटरी ऑर्गन, मतलब ये टेस्ट को सेंस कर सकती है, टेस्ट सेंस कर सकती है। इसके अलावा आपकी जो टंग है वो टेम्परेचर को भी सेंस कर सकती है, इसके पास टेम्परेचर को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो मैस्टिकेशन हो गया, स्पीकिंग हो गया, बोलना, और इसके अलावा लास्ट आप कह सकते हो डीग्लूटिनेशन। डीग्लूटिनेशन इज ऑल्सो द फंक्शन, मतलब इनगल्फ करना, किस चीज़ को, निगलना। ये भी काम किसका होता है, टंग का काम होता है। तो यहाँ हमने हमारी टंग कंप्लीट कर लिया, आप चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टीथ के बारे में। ठीक है, तो लास्ट लेट्स टॉक अबाउट टीथ। तो यहाँ से शुरू होता है आपका टीथ का सिलसिला। टीथ क्या आप जानते हैं, ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स, ये नो कुछ आपके हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बाइटिंग में हेल्प करते हैं, क्रशिंग में हेल्प करते हैं। जो भी खाना आप खा रहे हो, है ना, तो उसे उस खाने में को तोड़ने में हेल्प करते हैं। फाइन, तो क्या है, they are the hard structures that present in the form of two semi circles embedded on the socket of the jaw bones and they are ectomesodermal in origin। मैंने आपको बताया था आपके माउथ या बकल कैविटी में सारे पार्ट कैसे हैं, एक्टोडर्मल है, एक्सेप्ट टीथ। टीथ कैसे होते हैं, एक्टोमेसोडर्मल होते हैं। तो वापस आए अगर हम यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि टीथ कैसे हैं। टीथ का जो इनेमल वाला पार्ट है, टीथ का जो इनेमल वाला पार्ट है वो एक्टोडर्मल होता है, और बाकी सारे पार्ट्स कैसे होते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल बाकी सारे पार्ट कैसे होते हैं, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। ठीक है, क्या है ये इनेमल, उसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। ठीक है, बट पहले मैं बता दूं कि आपके जो टीथ हैं उसके तीन पार्ट होते हैं। अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो कौन कौन से 3 पार्ट होंगे इसके, पहला क्राउन, दूसरा नेक, तीसरा रूट। क्राउन जो है इट इज एक्सपोज्ड पार्ट, एक्सपोज आउटसाइड, ये बाहर दिखता हुआ पार्ट है जो वाइट वाइट सा होता है, वो क्राउन वाला पार्ट है। नेक वाला पार्ट जो है ये आपका एम्बेडेड
इन गम्स। नेक वाला पार्ट जो है गम्स में आता है, जैसे आप देख पा रहे हो ये गम है ना, तो इन गम्स में ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा नेक वाला पार्ट। आगे जो विजिबल है ये हो गया आपका इनेमल, और नीचे वाला हो गया रूट जो कि जॉ, जो आपका जबड़ा है ना उसके अंदर पाया जाता है। तो रूट जो है दिस इज एम्बेडेड इन लेट मी करेक्ट इट, embedded in gums and this is embedded in jaw socket। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके। और अगर हम इसके डायग्राम को थोड़ा सा और बेटर इलेबोरेट वे में समझ पाएँ तो वो लिखते हैं। बाकी आपके जो टीथ है ना उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। क्या चाहिए भाई तुम्हें, है ना। टीथ के जो 3 पार्ट्स होते हैं, एक होती है सबसे बाहर वाले इनेमल, उसके अंदर आती है आपकी डेंटाइन कैविटी और फिर आती है पल्प कैविटी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये एक टीथ का स्ट्रक्चर है। इसमें से जो बाहर वाला पार्ट होगा चमका हुआ, दिस इज कॉल्ड एज इनेमल। ठीक है, दिस आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज इनेमल। ठीक है, इनेमल हो गया, हार्डेस्ट पार्ट होता है ये। इसके बाद अंदर आप आओगे तो अंदर आपको इसमें ऐसी कैविटीज़ बनती हुई दिखेंगी। ठीक है, इस तरीके से। तो लेबलिंग अगर मैं कर दूं इनकी, तो ये वाला पार्ट हो गया इनेमल। इसके बाद जो आपको ये वाली कैविटी दिख रही है, दिस पर्टिकुलर कैविटी इज कॉल्ड एज डेंटाइन कैविटी। डेंटाइन कैविटी। और इसके बाद जो आपके सबसे अंदर वाला ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज, ये जो कैविटी है इसे कहते हो पल्प कैविटी। इसे आप कहते हो पल्प कैविटी। ठीक है, कौन सी वाली कैविटी में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, तो वो पल्प कैविटी है। कहते हैं ना कि झंझनाहट हो रही है हमारे किसमें, हमारे टीथ में। तो जब आपके बैक्टीरिया छेद कर करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो इन दैट केस सेंसिटिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स आ रही हैं, लिम्फ, ब्लड वेसल्स, ये सब यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके अलावा बाहर अगर आप देखो तो बाहर क्या पाया जाएगा, यहाँ होंगे आपके गम्स, है ना भाई, यहाँ होंगे गम्स। गम्स के बाद क्या आएंगी, नीचे की तरफ जॉ आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका जॉ। और ये क्या है, ये है गम्स, जिसे आप जिंजेवा भी कहते हैं। हाँ, जिंजेवा। ठीक है, गम्स। इसके अलावा और क्या होगा, यहाँ पे होते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट्स, जो आपके सॉकेट, जो जम्स है ना, ये जॉ है, जॉ को और आपके टीथ के आउटर मोस्ट लेयर को जोड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे पाया जाएगा आपका, यहाँ पाया जाएगा पेरिडोंटल लिगामेंट। तो दिस इज पेरिडोंटल लिगामेंट। ठीक है, पेरिडोंटल लिगामेंट। और इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा एक और चीज़ जो कि जिसे आप कहते हो, जिसको आप बोलते हो सीमेंटम, यहीं पे है ना, इसी तरफ में आपका पाया जाएगा सीमेंटम। देखो ये लिगामेंट कहाँ पे है, ये जॉ और जो आपका टीथ का रूट वाला पार्ट है उसे कनेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ऊपर वाले एरिया में, इस टीथ के ऊपर वाले एरिया पे आप जाओगे तो क्या प्रोटेक्शन दे रहा है, इनेमल प्रोटेक्शन दे रहा है। तो नीचे प्रोटेक्शन कौन दे रहा है इसको, तो वो है सीमेंटम। तो यहाँ पे लगा होगा सीमेंटम, जो कि इसको नीचे से प्रोटेक्शन दे रहा है। ऊपर तो इनेमल है, तो नीचे कौन है प्रोटेक्शन के लिए, तो नीचे होता है सीमेंटम। तो ये पूरा क्या है, रेड कलर से, दिस इज सीमेंटम। ठीक है, दिस इज
सीमेंटम, ठीक है। इसके अलावा ये जो पार्ट है ओपनिंग, भाई टीथ अगर जो है टीथ में से ब्लड वेसल्स आ रही है ना, तो इस ओपनिंग से ब्लड वेसल्स अंदर आ रही होंगी, तो ये जो ओपनिंग है इसे आप कहते हो ऑरिफिस, एरियोलार ऑरिफिस, ठीक है। यू कॉल इट एरियोलार ऑरिफिस, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रॉपर टीथ का स्ट्रक्चर। इसमें से हमें 3 पार्ट मेन पढ़ने हैं, एक है इनेमल क्या होता है, दूसरा डेंटाइन कैविटी क्या है, और तीसरा पल्प कैविटी। तो आइए इन तीनों के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला हम पॉइंट लिखेंगे किसके बारे में, फर्स्ट वी विल राइट अबाउट इनेमल। इनेमल क्या है आपको पता है, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट पार्ट है ये, ठीक है। इनेमल इवन ये बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है। सेकेंड पॉइंट, ये आपका कैसा है, ये डेड है या फिर लिविंग है, तो इनेमल जो है डेड पार्ट है, तो इट इज़ डेड। और कैसा ओरिजिन है इसका, एक्टो या फिर मीजो, तो इनेमल कैसा होता है, एक्टोडर्मल, तो इट इज़ एक्टोडर्मल। तीसरा, इट कवर्स क्राउन, जो टीथ का क्राउन वाला पार्ट है ये उसे कवर करता है, ठीक है, और कहीं पे नहीं होगा, सिर्फ कहाँ पे होगा, क्राउन वाले पार्ट पे आपका इनेमल पाया जाएगा। नेक्स्ट, ये किससे बना होता है, कैल्शियम से, फॉस्फोरस, या कैल्शियम से, फॉस्फोरस से और फ्लोराइड से, फ्लोरीन से, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट आप कह सकते हो कि ये किससे बना होता है, इसकी एक स्पेशल सेल्स होती हैं जो इसको बनाती हैं, उन सेल्स को आप कहते हो इनेमोब्लास्ट या अमीलोब्लास्ट। अमीलोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब होता है वो वाली सेल्स जो कुछ बना रही हैं, तो अमीलोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो इस इनेमल को बनाती हैं। ये हो गया इनेमल के बारे में, ठीक है। सेकेंड हम लिखते हैं किसके बारे में, डेंटाइन कैविटी के बारे में। तो अगर मैं यहीं पे लिख दूं सेकंड, डेंटाइन कैविटी में हम क्या कह सकते हैं कि डेंटाइन कैविटी कैसी होती है। पहली बात तो ये नॉन लिविंग है ये भी, और कैसी है, एक्टो या मीजो, तो बाकी सारा पार्ट कैसा है, मीजोडर्मल, तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है, मीजोडर्मल। क्या करता है ये डेंटाइन, डेंटाइन कुछ नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे डेंटाइन भर जाएगा, तो इट फिल्स द बल्क ऑफ द टूथ, तो ये बल्क ऑफ टूथ बनाता है। और कौन है जो इस डेंटाइन को सिक्रीट करते हैं, कौन से सेल्स, तो वह है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो इसको सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और तीसरी वाली बचती है जो कि है आपका कौन, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो तीसरी वाली हम यहाँ लिख दें, यहाँ लिखते हैं, चलो। थर्ड जो है वो है पल्प कैविटी। ये जो पल्प कैविटी है इसमें क्या होता है, पहली बात ये लिविंग है या डेड है, तो इट इज़ लिविंग, इकलौता यही पार्ट है जो लिविंग है, और ये किससे बना हुआ है, मीजोडर्म से, मीजोडर्म से, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या होता है इसमें, तो इसमें आपकी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, इसमें आपके लिम्फ पाया जाएगा, इसमें आपकी नर्व्स पाई जाएंगी या फिर न्यूरॉन्स। और तीसरी बात, कौन सी सेल्स इसको बनाती है, तो वह है ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है। तो पहली बात इनेमल क्या पॉइंट्स हैं, दूसरा डेंटाइन क्या पॉइंट्स हैं, और तीसरा पल्प कैविटी क्या पॉइंट्स है, यह ध्यान रखना है। याद करने वाली बात क्या है कि ये भी नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है, सिर्फ ये लिविंग है, ये एक्टोडर्म है, बाकी दोनों मीजोडर्मल ओरिजिन के हैं। इसको कौन बनाता है, ओडोंटोब्लास्ट, इसको भी ओडोंटोब्लास्ट, इसको अमीलोब्लास्ट। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो शेड वी कंप्लीट दिस टीथ वाला पार्ट। ये बाकी डायग्राम आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप इस डायग्राम को ध्यान से देख लेना कि पेरिडोंटल लिगामेंट्स कहाँ पे हैं। ये रहे पेरिडोंटल लिगामेंट्स, ठीक है। ये हो गया आपका सीमेंटम, इसके अलावा पल्प कैविटी हो गई, जिंजिवा हो गया, डेंटाइन कैविटी, इनेमल कैविटी, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस। अब हमें कुछ नई बातें जाननी है, मतलब कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं हम ह्यूमंस के टीथ के लिए। जैसे डायफायोडोंट एक शब्द है जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे टीथ के लिए। एक शब्द है आपका थीकोडोंट, ठीक है। तो डायफायोडोंट, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, ये इन वर्ड्स का मतलब क्या है वो समझना है। तो 3 वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम। पहला जो वर्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं हम ह्यूमंस के टीथ के लिए, दैट इज़ हेट्रोडोंट या डायफायोडोंट लिखते हैं पहले। लेट्स टॉक अबाउट डायफायोडोंट। डायफायोडोंट ये जो शब्द है इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और क्या होता है डायफायोडोंट का मतलब, क्या होता है इसका मतलब,
डायफाइडोंट का मतलब है कि ऐसे वाले टीथ जो पूरे लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारी एक पूरा लाइफ टाइम है, 80 साल का मान लो लाइफ टाइम है, तो इस 80 साल में हमारे पास 2 तरह के टीथ आएंगे, एक होंगे बचपन वाले टीथ, एक होंगे परमानेंट वाले टीथ। तो विच बियर्स 2 टाइप्स ऑफ टीथ इन लाइफ साइकिल, है ना। पूरी लाइफ में 2 तरह के टीथ आएंगे। हमारे वाले केस में क्या होता है, हमारे वाले केस में आप जानते हो, एक होते हैं डेसिडियस टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। डेसिडियस टीथ को आप मिल्क टीथ भी कहते हो। आई बात समझ में? डेसिडियस टीथ मिल्क टीथ होते हैं और दूसरे कौन से आपके परमानेंट टीथ हैं। डायफाइडोंट में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आ गए हमारे हम ह्यूमंस, जो मैमल्स होते हैं या ह्यूमंस जो हैं वो क्या है, वो एग्जाम्पल है डायफाइडोंट का। ऐसी एक और शब्द, इससे मिलता जुलता एक और शब्द होता है जिसे आप कहते हो मोनोफायोडोंट। उसका मतलब क्या है वो लिख लेते हैं। तो एक शब्द तो ये हो गया, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और शब्द क्या है, जैसे मान लो ये ए है, इस ए का ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया, यही सेकंड पार्ट है, मान लो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज मोनोफायोडोंट। ठीक है। मोनोफायोडोंट क्या होता है, जिसका पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही तरह के टीथ आ रहे हैं, है ना, जिसमें एक ही तरह के टीथ आएंगे। तो व्हाट डू यू कॉल देम, ओनली वन टाइप मतलब वंस अ टीथ इन लाइफ साइकिल। टाइप की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, वंस इन लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार टीथ आ रहे हैं, वी कॉल देम ऐसा मोनोफायोडोंट। इसमें भी आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे ह्यूमंस। कैसे ह्यूमन एग्जांपल क्यों आ रहे हैं सर, ह्यूमन तो यहाँ पे आएंगे। ह्यूमंस के बिना कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ साइकिल में एक ही बार आते हैं। जैसे हमारे जो प्री मोलार्स और मोलार्स होते हैं वो बचपन में नहीं होते, सॉरी प्री मोलार्स जो होते हैं ना वो बचपन में नहीं होते हमारे पास, पूरे लाइफ में एक ही बार आता है। ये भी आप आगे समझोगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आई एम जस्ट लिविंग अ ब्रैकेट हियर, क्यों, बिकॉज मैं इस पर वापस आऊँगा। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं, तीसरे वाले जो है, एक और इसी से मिलती जुलती टर्म कौन सी है, वो है पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट मतलब क्या होता है कि मल्टीपल मैनी टाइम्स, है ना, बियर मैनी टाइम्स ऑफ टीथ इन लाइफ साइकिल, मैनी टाइप्स ऑफ टीथ इन लाइफ साइकिल। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका एम्फीबियंस और फिशेस। फिशेस के और एम्फीबियंस के जो टीथ होते हैं वो लाइफ साइकिल में 3 या 4 बार आते हैं, मतलब एक बार आएंगे टूट जाएंगे, फिर दूसरी बार आएंगे वो टूट जाएंगे, तीसरी बार आएंगे फिर टूट जाएंगे। तो ऐसे 3-4 लाइफ साइकिल में 3-4 बार वो टीथ बियर करते हैं। तो ये पहली टर्म जो इंपॉर्टेंट टर्म थी, इसके बारे में मैंने आपको 2 मिलती जुलती टर्म्स और समझा दी, ये और ये, ठीक है। अब आते हैं दूसरी वाली टर्म। दूसरा शब्द हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन के टीथ के लिए? तो सेकंड शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है दैट इज हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट ये बी है। सेकंड शब्द जो हम ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल करते हैं हेट्रोडोंट, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। पिछले वाले का मतलब क्या था कि पूरी लाइफ के अंदर 2 तरह के टीथ हैं, बचपन में आते हैं मिल्क टीथ, वो टूट जाते हैं, फिर आते हैं परमानेंट टीथ। इसका मतलब है कि आपके अभी जो टीथ हैं ना वो सारे टीथ सेम नहीं है, वो टीथ अलग अलग हैं, अलग अलग टाइप के हैं। जैसे आगे वाले कटिंग के लिए होते हैं, बीच वाले चिकन को फाड़ने के लिए होते हैं, पीछे वाले क्रशिंग के लिए होते हैं। तो वी कॉल देम ऐसा हेट्रोडोंट। 4 तरह के टीथ आपको मिलेंगे। पहले जो होते हैं इंसिजर, पहले जो है वो है इंसिजर, दूसरे जो हैं वो हैं कैनाइन, तीसरे जो हैं उन्हें आप कहते हो प्रीमोलार्स, और चौथे जो हैं उन्हें आप कहते हो मोलार, ठीक है। कितने होते हैं वो हम आगे देखेंगे अभी डेंटल फॉर्मूला में। ये हो गया आपके पास क्या, हेट्रोडोंट, ठीक है। 4 तरह के टीथ बियर करते हैं, उन्हें आप कहते हो हेट्रोडोंट। इसी से मिलती जुलती एक टर्म और है जो आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट इज बेसिकली, ये हो गया फर्स्ट, कहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें। इसी से मिलते थे एक और वर्ड है जिसे आप कहते हो होमोडोंट।
होमोडोंट क्या होते हैं? सारे तीत एक जैसे। ऑल टीथ आर सेम, सारे टीथ सेम है, कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप के नहीं है, कोई अलग अलग शेप्स नहीं है, सारे शेप एंड टाइप्स ऑफ टीथ जो है सेम है आपके सारे के सारे। तो ये आपके पाए जाते हैं किसमें? फिशेस के अंदर एंड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस और फिशेस में जो टीथ होते हैं वो सारे सेम होते हैं, मतलब ऐसे हैं तो सारे ऐसे होंगे, ऐसे हैं तो सारे ऐसे होंगे, तो इस तरीके से कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपकी सेकंड टर्म। तीसरी टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन के टीथ के लिए, उसे वो होती है, लास्ट है सी वाली, वो होता है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या है कि ऐसे वाले टीथ जो सॉकेट्स के अंदर दबे हुए हों, ठीक है, एम्बेडेड इन द सॉकेट्स, तब कहोगे टीथ दैट आर या टीथ विच आर एम्बेडेड इन सॉकेट्स। एम्बेडेड इन सॉकेट, ऐसे वाले टीथ जो सॉकेट्स के अंदर एम्बेडेड हों उसे आप कहते हो थीकोडोंट। इसी से मिलती जुलती कुछ और टर्म्स भी हैं, जैसे कि एक्रोडोंट। एक्रोडोंट ऐसे वाले टीथ हैं जो टर्मिनल साइड पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉकेट्स के अंदर टीथ दबे हुए हैं। एक्रोडोंट वो होते हैं जो कि सॉकेट्स में ही है, जॉ के अंदर है, लेकिन टर्मिनल साइड पे है। तो टर्मिनल साइड ऑफ जो बोन। और तीसरे जो एक और टर्म है इसी से मिलती जुलती, जो कि है पिलूरोडोंट। पिलूरोडोंट ऐसे वाली टीथ हैं जो कि लेटरल साइड पे होंगे, टर्मिनल पे नहीं होंगे, लेटरल पे होंगे। तो लेटरल साइड ऑफ जो बोन। एग्जाम्पल्स लिखते हैं, एग्जाम्पल्स लिखते हैं। थीकोडोंट हम ह्यूमंस हैं, हमारे में आएगा, मैमल्स। ठीक है, एक्रोडोंट जो है ये पाए जाते हैं फिशेस और एम्फीबियंस में। और जो लास्ट है प्लूरोडोंट, ये पाए जाते हैं रेप्टाइल्स के अंदर, जैसे क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास 82 टीथ होते हैं, तो वो ऐसे वाले होते हैं। फाइन, तो ये तीन टर्म्स हमें याद रखनी है। हमें कौन सी टर्म याद रखनी है? हमें ये वाली टर्म याद रखनी है जिसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन। हेट्रोडोंट अलग अलग तरह के, है ना, शेप और साइज़ और काम अलग अलग है। और तीसरी ये वाली टर्म, ये हमारे लिए है। सवाल कैसे आएगा सर? सवाल ऐसे आ सकता है कि आपको दे देगा कि विच ऑफ द टर्म डू वी यूज़ फॉर ह्यूमंस, तो उसमें एक ऑप्शन होगा ये और ये, सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन होगा ये और ये, लेकिन उसके लिए आपको इसका मतलब पता होना चाहिए ना, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो ये और ये तो हम ह्यूमंस के लिए यूज़ नहीं करते हैं, या इनफैक्ट ये करते हैं। इसको देखो, ये भी हम करते हैं। मान लो ऑप्शन में क्या होता है, ये और ये होता, तो ये तो नहीं है, हमारे लिए यूज़ नहीं करते हम लोग, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्यों ब्रैकेट छोड़ा? देखो हमारे पास ये अलग अलग तरह के तीत है ना, इनमें से बचपन में हमारे पास ये वाले तीत नहीं होते, तो ये तीत बचपन में तो नहीं है, मतलब ये वाले तीत हमारे बचपन में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे बड़े होने पे आएंगे, तो ये एक ही बार तो आए हमारी लाइफ में। तो प्री मोलार्स और लास्ट वाला मोलार, ये दो तीत ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही बार आते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं क्या? मोनोफाइलोटोन। तो इस पूरे पार्ट को देख लीजिए ध्यान से, टेक अ ब्रेक, है ना, डाइजेस्ट करो जो भी लिखा हुआ है आपके इस स्लाइड पे, है ना, और फिर हम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल एंड दिस। हम लास्ट में पहुंच जाएंगे इस चैप्टर की एंडिंग पे। आई होप ये कर लिया होगा आपने, है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आप देख सकते हैं प्रीमोलार, मोलार, कैनाइन, इंसीजर्स, ये अलग अलग शेप्स हैं आपके टीथ की और अलग अलग काम भी होते हैं। इंसीजर जो होते हैं ये कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये कट करते हैं। कैनाइन्स जो होते हैं ये टीयरिंग के लिए होते हैं, फाड़ने के लिए। मोलार्स जो होते हैं इनका काम होता है क्या? इन दोनों का काम सेम होता है, दैट इज़ क्रशिंग। ये क्रशिंग करते हैं, जो भी खाना आप खाते हो वो ऑटोमेटिकली पीछे पहुंच जाता है और उसे क्रश कर देते हैं, ठीक है। इंसीजर्स जो होते हैं ये कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और कैनाइन्स जो होते हैं ना, कैनाइन्स को आप ध्यान रखना कि जो कार्निवोरस है, कार्निवोरस में कैनाइन्स ना बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत पैने होते हैं। तो इट इज़ प्रोमिनेंट इन कार्निवोरस, प्रोमिनेंट इन कार्निवोरस।
जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, डॉग्स के आपने देखे होंगे कार्निवोरस कैनाइंस बहुत पैने होते हैं। और कटिंग के लिए कौन है आपके पास, इंसिजर्स। ये जो आप देखो ना एलिफेंट, एलिफेंट के जो टस्क होते हैं वो इंसिजर्स की ही मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ इंसिजर्स, ठीक है। तो जो टस्क होते हैं एलिफेंट के वो इंसिजर्स की मॉडिफिकेशन है। कैनाइंस प्रोमिनेंट होते हैं किसके अंदर, कार्निवोरस में, रैबिट में एब्सेंट होते हैं ये। मोलार्स प्रीमोलार्स क्रशिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे पास भी होते हैं, ठीक है। आते हैं लास्ट जो कि है डेंटल फार्मूला, ये हमें लास्ट पढ़ना है। डेंटल फार्मूला क्या होता है, हमारे टीथ का एक फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लोअर हाफ जॉ, ये सिर्फ इसका फॉर्मूला है। मतलब कितने टीथ्स में यहाँ लिखने वाला हूँ वो क्या दिखाएगा आपको, सिर्फ इतना वाला पार्ट या सिर्फ इतना वाला पार्ट, ठीक है। तो लोअर या अपर कोई भी एक जॉ ले लो, उस जॉ का भी आधा वाला पार्ट, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एडल्ट के लिए, एक नॉर्मल एडल्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2, 1, 2, 3/2123, जिसमें से 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिजर्स को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कैनाइंस को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्रीमोलार्स को और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है मोलार्स को। वहीं ये फॉर्मूला चाइल्ड, बच्चों के अंदर जो होता है वो होता है 2102/2102, जिसमें से ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिजर्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कैनाइंस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीमोलार, 0 मतलब है ही नहीं, और मोलार्स एक कम है, हमारे में 3 होते हैं, बच्चों में 2 होते हैं, ठीक है। तीसरा अगर कोई पूछे टीनेजर्स के लिए ये फॉर्मूला क्या होता है तो आप बताओगे, टीनेजर्स के लिए फॉर्मूला होता है 2122/2122। अगेन ये इंसिजर्स, ये कैनाइंस, ये प्रीमोलार्स और ये मोलार्स, ठीक है। जो टीनेजर्स होते हैं है ना, 20 से 25 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, 17 से 25 साल के, उनके अंदर ना एक टीथ अभी भी मिसिंग होता है, उनमें एक टीथ अभी भी मिसिंग होता है, जो कि है 3rd मोलार। कुछ लोगों की लाइफ में ये कभी आता ही नहीं है, कुछ लोगों में आता है तो बहुत प्रॉब्लम देता है, ठीक है। ये 3rd मोलार जो है इसे आप कहते हो विजडम टीथ, विजडम टूथ, एक है ना इसलिए टूथ, तो विजडम टूथ जो कि जिसे अकल दांत कहते हैं, तो ये 25 साल से 17 साल के बीच में आ रहा होगा तो आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। और ये एक्चुअली पीछे की तरफ होता है तो बहुत पेन देता है अगर कोई ये आएगा, क्योंकि हमारी एवोल्यूशन के साथ ना हमारी जो जॉ बोन है वो छोटी हो चुकी है, तो पीछे वाला जो तीसरा मोलार है उसे जगह ही नहीं मिलती उगने के लिए, ठीक है। तो अगर जगह नहीं मिलेगी तो वो हमारे गम्स के या जॉ के अंदर घुस जाएगा, तो वहाँ पे पेन क्रिएट करता है, तो फिर इसका अलग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो बच्चों के लिए ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है, बच्चों के लिए फॉर्मूला हो गया जिसमें आप देख पा रहे हो, है ना। ये इंसीजर, 2 इंसीजर्स हो गए और एक कैनाइन हो गया, ये 2 हो गए क्या इंसीजर्स, ये हो गया कैनाइन, प्रीमोलार्स है ही नहीं, और फिर 2 मोलार्स होंगे। वापस देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, यहाँ से देखो ये हो गया क्या, स्टार्टिंग के 2, यहाँ से देख रहे हो आप, तो इसमें से ये 2 कौन से हैं, ये हैं इंसिजर्स, ये है कैनाइन, और ये 2 कौन से हैं, प्रीमोलार, सॉरी मोलार्स। प्रीमोलार्स तो होते ही नहीं है बच्चों के अंदर, ठीक है, तो इट इज़ मोलार। हमारे एडल्ट का देख लो, एडल्ट में ये दोनों कौन से हैं, इंसिजर्स, ये कौन सा है कैनाइन, ये 2 कौन से हैं, प्रीमोलार्स, और ये 3 कौन से हैं, मोलार्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेंटल फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। आप काउंट भी कर सकते हो, टोटल टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं एडल्ट में, टोटल 32। कैसे निकालोगे, आपको पता है ये फॉर्मूला मैंने किसका बताया है, सिर्फ और सिर्फ हाफ और लोअर जो का। तो देखो 2 1 2 3, तो 2 इस तरफ, अगर 2 ये वाले हैं इंसिजर्स, 2 इस तरफ भी होंगे और 2 इस तरफ भी होंगे और 2 इस तरफ भी होंगे, ठीक है। तो इन सबको काउंट कर लो और मल्टीप्लाई कर दो 2 से, या फिर इस नंबर को 2 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, मतलब ये अपर जो है ये लोअर जो है, लेकिन हाफ हाफ है, तो इसलिए आपने हाफ से मल्टीप्लाई और कर दिया इसको, तो ये आ जाएगा 32, ठीक है। बच्चों में आ जाएगा 20, ठीक है, इसमें 28 आ जाएगा। तो इस तरीके से
दिस इज़ व्हाट वी कंप्लीट द डेंटल फॉर्मूला ऑल्सो, है ना, इसे कहते हैं ये ह्यूमन डेंटेशन है। डेंटेशन मतलब कैसे आपके टीथ अरेंज हो रखे हैं। तो देखो यहाँ पे टेढ़े मेढ़े अरेंज है, यहाँ पे सीधे अरेंज है, तो ब्रेसिस की मदद से इनको ठीक करते हैं। और एलिफेंट्स के जो टस्क हैं वो क्या है, वो इंसीजर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका फेरिंग्स, इसको हम पढ़ेंगे आपकी अगली क्लास में। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, हमने आज बात कर लिया माउथ में, बक्कल कैविटी में हमने बात कर लिया आपके फेरिंग्स, नॉट फेरिंग्स, टीथ के बारे में, टंग के बारे में। क्या बच गया, सलाइवरी ग्लैंड बच गई है, तो वो ग्लैंड्स वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। और सीधे नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे आपके ईसोफेगस के साथ। फेरिंग्स, ईसोफेगस, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने आज पढ़ा है वो है आपकी एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी, जो हमें आगे बहुत काम आने वाली है, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस क्लास टिल हेयर ओनली, एंड बाकी हम मिलते रहेंगे ऐसे ही और कुछ क्लासेस के अंदर। और अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और हैं, कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं फटाफट से। ये है बॉस आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट, इसको आपको खुद से रीड करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मैंने जो भी अभी तक पढ़ाया है ये वो एनसीईआरटी वाला पार्ट है, इसको खुद से एक बार रीड मार लेना। इसके अलावा हम क्वेश्चंस कर लेते हैं लास्ट। कह रहा है पल्प कैविटी ऑफ टीथ इज़ लाइंड बाय, जो पल्प कैविटी है वो कौन सी सेल्स बनाती है, तो आपको पता है कि जो इनेमल है वो बनाती है अमीलोब्लास्ट, बाकी दोनों को ओडोंटोब्लास्ट, तो ओडोंटोब्लास्ट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल, दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं हमारे इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल्स, तो ये हमने अभी नहीं पढ़ा, इसको आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ टूथ इज़ एम्बेडेड इन द सॉकेट, तो विच टर्म विल यू यूज़, अगर जो दांत हैं वो सॉकेट्स के अंदर एम्बेडेड हैं तो कौन सी टर्म उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, तो विल यूज़ द थिकोडोंट, राइट। डायफाइडोंट क्या होता है, जो लाइफ में 2 बार आते हैं। हेटेरोडोंट क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के टीथ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी, सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है हमारी बॉडी का, तो ये मस्ट बी थिंकिंग कि बोन्स होती हैं, लेकिन बोन से भी ज़्यादा हार्ड क्या होता है, एनामल, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अ कार्टिलेजियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये हमने अभी नहीं पढ़ा, इसको छोड़ दो, ये ईसोफेगस का पार्ट है। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई, डेंटल फॉर्मूला दैट इज 2123 2123 2123, दैट इज दिस, ओके। और शेयर वी एंड दिस हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। तो मिलेंगे हमारी अगली कुछ मुलाकातों में। इस सेशन के नीचे आपको डीपीपी मिल जाएगी, उस डीपीपी को अटेंड करना मत भूलना, उस पर इसी के ऊपर बेस सारे और सवाल मिलेंगे आपको। और कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना एंड कमेंट मी इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not